नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपकी विधानसभा आपकी खबर में। खबरों पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। बोले, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाएंगे प्रदेश का गौरव। नई कोटा क्षेत्र को भजनलाल सरकार ने दी 132 केवी जीएसएस की सौगात। ट्रिपिंग की समस्या से मिलेगी निजात। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने गंगा शहर में किया शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ। 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो वहीं भजनलाल सरकार ने शुरू किया रास्ता खोलो अभियान। खोले गए सालों से बंद पड़े रास्ते। तो चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। लक्ष्य ओलंपिक के ध्येय के साथ आगरा में संपन्न हुई तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों द्वारा सभी 6 वर्गों में 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के ये होनहार खिलाड़ी अपनी अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाते रहेंगे। इन खिलाड़ियों की सफलता राज्य में खेल संस्कृति के विकास और प्रोत्साहन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में बजट की घोषणाएं अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। मंत्री और विधायक खुद योजनाओं को अमल में लाने में जुटे हुए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद विभागीय बैठकों और जन सुनवाई की निगरानी कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को सीधे योजनाओं का लाभ मिले और उनकी जिंदगी में बदलाव आए। हम सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर असर दिखाना चाहते हैं। वन और पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के कार्यालय परिसर में पौधे लगाए और वन मित्र किट का वितरण किया। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई और खनन पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई करें। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े बांसवाड़ा के बड़वी स्थित जनजाति गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित जनजातीय संग्रहालय और गुलाब वाटिका का निरीक्षण किया। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत डॉक्टर रावत ने उदयपुर संसदीय क्षेत्र के 18 सरकारी कॉलेजों में युवा केंद्र बनाने की सिफारिश की है। साथ ही हर कॉलेज को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1-1 लाख रुपए की किताबें देने की भी अनुशंसा की है। डॉक्टर रावत ने बताया कि कई कॉलेजों में स्टूडेंट्स को कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी किताबों की कमी होती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आज लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसा ध्यान में आया कि पढ़ने के लिए जो पाठ्य सामग्री है, विशेष तौर पर जो बड़ी किताबें हैं, रेफरेंसेस हैं, वे कम मिलते हैं। तो हमने जो संसदीय जो कोष मिलता है, उसमें 18 कॉलेजेस को 1-1 लाख रुपए की किताबें दी। वो इस बात को लेकर दिए कि भूगोल का ज्ञान हो, इतिहास का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का ज्ञान हो और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलग-अलग रेफरेंसेस जो मिलते हैं, वे सारे विद्यार्थियों को उन्हीं के कॉलेज में लाइब्रेरी में मिल पाएंगे। हमने विस्तृत चर्चा के उपरांत ये देखा है कि विद्यार्थी यहाँ से कोचिंग के लिए दिल्ली, जयपुर, कोटा की तरफ जाता है। हमने सोचा है कि वो यहीं रहकर अगर वो किताबों को आधार बनाकर आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर 18 कॉलेजेस को लिया। आगे और भी स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस को लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के निर्देश पर नए कोटा को 132 केवी जीएसएस की सौगात मिली है। नए कोटा क्षेत्र में लोड बढ़ने पर बिजली की ट्रिपिंग की समस्या के चलते विधायक श्री संदीप शर्मा नए जीएसएस की स्वीकृति के लिए प्रयासरत थे। उनके आग्रह पर ऊर्जा मंत्री ने सर्वे के आदेश दिए थे, जिसके बाद सुभाष नगर में नया 132-33 केवी सब स्टेशन बनाने के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। बीकानेर के गंगा शहर में राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। उन्होंने कहा कि गंगा शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ होने से आसपास के 50,000 लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आसपास बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। इस स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक बाल रोग विशेषज्ञ नियुक्त
नियुक्त किया गया है, तो वहीं दंत रोग विशेषज्ञ जल्दी ही लगाया जाएगा। इसके अलावा 3 चिकित्सा अधिकारी, 6 नर्सिंग कर्मी तथा एक फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन भी लगाए गए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री थे तो कई चीजें हुई जिसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो आज तक ऐसी योजना कभी नहीं आई। संतोष जी को भी आपकी जानकारी, आप बोलते हो बोलना चाहिए। पीछे उग्रवाल जी बैठा है। PMGSY अभी भी चल रही। दूसरी योजना, स्कूलों के लिए पैसा नहीं होता था, स्टेट सरकार की ओर देखना पड़ता था। तो अटल जी ने एक योजना लाई जिसका नाम था SS, आपके ध्यान में SS। और फिर एक सड़कों की योजना लाई, बड़े NHA की योजना तो थी, वो अपने थी और PMGSY अपने में थी, लेकिन एक अस्पताल के लिए भी योजना लेके आए जिसका नाम था NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उसी कड़ी का आज एक पार्ट है। और एक योजना लाए थे किसानों के लिए जिसको बोलते हैं KCC। ये अटल जी की चारों योजना बहुत फेमस है। कोई सरकार, मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, उस समय लोगों ने कहा चेंज करो, अटल जी फेमस हो रहे हैं, लेकिन चेंज कर नहीं पाए क्योंकि जनता से आवाज आई कि योजनाएं बहुत अच्छी। अब ये जो आज हम जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये उस समय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन करके, और मनमोहन सिंह ने उसको NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन, लेकिन वो शहरों में पैसा दे नहीं रहा। तो नरेंद्र मोदी जी आए इस देश के प्रधानमंत्री, तो इन्होंने इस योजना को, जो ग्रामीण चल रही थी NRHM, जो मर्ज हो गई NHM में, वो तो चल ही रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना का नाम दिया कि शहरों में भी ऐसे CSC जैसे PSC जैसे अस्पतालों की जरूरत है। कौन सी योजना में पड़ेगी? तो ये नाम दिया NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये योजना है। अब इस योजना में 60% पैसा भारत सरकार का है, 40% पैसा राजस्थान सरकार का है। जिनका 60% था उनको उन्होंने बुलाया नहीं, तो जेठानंद जी ने कहा अपन दोबारा इसका शुभारंभ करो। शुभारंभ इसलिए हो रहा है, चलते काम पे पता लगाया था, काम कंप्लीट होने से पहले। देखना चाहिए कि योजना की शुरुआत कहां से हुई? अटल जी के समय पैसा अस्पतालों में कहाँ आता था? मैन पावर जीरो, सर्व शिक्षा अभियान था, और अस्पतालों में पैसा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का गांव। ये अटल जी का, और गांव में लोग याद करते हैं, आप जाओ तो प्रधानमंत्री योजना से गांव जुड़े थे, याद करते हैं। इसको नेशनल हेल्थ मिशन बनाया, लेकिन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए, अटल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सत्यप्रकाश जी के मन में एक क्वेश्चन था, यक्स प्रश्न। उस यक्स प्रश्न का जवाब यह है कि 60% का धनी का पेशा रोगियां तो बुलाना चाहिए नहीं, और बिना स्टाफ है, मैन पावर है, खाली ऑटो लगा के 60% हम तो बुलाओ, जरूरी हो। हाँ, इसलिए पृथ्वीराज जी ने कहा कि इसका शुभारंभ नहीं हुआ, तो फिर सुमन जी ने कहा शुभारंभ करेंगे। तो मात्र शक्ति के नेतृत्व में, आज सब जो मंच बैठा उनके नेतृत्व में आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले भी बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया? भारतीय के चरणों में शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो गंगा शहर में आज इसका उद्घाटन है। इस क्षेत्र के सभी लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मिल सके, इस दृष्टि से सरकार ने यह स्वास्थ्य केंद्र खोला है, जिसका उद्घाटन हो रहा है। यहाँ डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ एक्सरे भी होगा, यहाँ दवाइयाँ मिलेगी, यानी सामान्य जितनी भी चिकित्सा है वो यहाँ होगी। और इससे ज्यादा होगी तो वो रेफर कर देंगे आगे, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी चिकित्सा मिल सके, इस दृष्टि से इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, जहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी।
जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत मलारना, डूंगर और भूखा में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याएं सुनकर उनका जल्दी समाधान करना था। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से जन सुनवाई करें और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समय पर और अच्छी तरह से हल करें। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या बार बार जन सुनवाई में नहीं आनी चाहिए। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने मलारना डूंगर के एसडीएम कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने एसडीएम कार्यालय की अलग अलग शाखाओं का अवलोकन किया और उपखंड अधिकारी ज्योत्सना खेड़ा को निर्देश दिए कि बिजली, पानी और अन्य विभागों की नियमित जांच करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों की जानकारी लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि इन मामलों का जल्दी निपटारा किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों की शिकायतें पूरी संवेदनशीलता से सुने। थानागाजी क्षेत्र में पिछले 2 साल से राजस्थान सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पहले किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वे जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। थानागाजी के 100 से ज्यादा किसान अब जैविक खादों का उपयोग कर खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जैविक खेती से फसल में बीमारी कम लगती है, उपज सेहतमंद होती है, स्वाद और चमक बेहतर होती है। खास बात यह है कि ये सब्जियां 1 हफ्ते तक खराब नहीं होती, जबकि रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियां 2 से 3 दिन में ही सड़ने लगती है। अब किसान खुद मंडी में जाकर अपनी जैविक सब्जियां बेच रहे हैं। राजस्थान सरकार से कृषि जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है और पिछले 2 साल से यहाँ क्लस्टर चल रहे हैं जिसमें करीबन 100 किसानों को लाभान्वित किया गया है जो जैविक खेती कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट से वर्मी बेड बनाई जाती है जिसमें करीबन 8,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा काटा इकाई वगैरह बनती है, उसमें भी करीबन 8,000 रुपये सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, जिससे किसान काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं और जैविक खेती काफ़ी बढ़ी है। उससे जैविक खेती से बीमारियों से बचा जा सकता है और अनाज भी शुद्ध पैदा होता है। राजस्थान में खेतों और घरों तक जाने के रास्ते नहीं होने की शिकायतें बहुत समय से आ रही थी। कई रास्तों के झगड़े अदालतों में भी चल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा की सरकार ने पहली बार इन बंद रास्तों को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 1 मई से रास्ता खोलो अभियान शुरू किया गया है। झुंझुनू जिले में भी पहले ही दिन लगभग 1 दर्जन रास्ते खोले गए हैं। जिला कलेक्टर श्री रामावतार मीणा ने बताया कि जिन रास्तों को लेकर विवाद था उनकी सूची बनाकर अधिकारियों को दी गई है। अब अधिकारी आपसी बातचीत और कानून के अनुसार रास्ते खुलवाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में 1 मई से मई अंत तक रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है संपूर्ण राजस्थान में। इसी क्रम में हमने झुंझुनू में भी प्रत्येक तहसील और उपखंड में कार्यक्रम तैयार करवाया है और रास्ते खोले जाने के संबंध में कटान के रास्ते तैयार किए जाने और कदीमी रास्तों को भी दुरुस्त किया जाना है, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना, ऐसे कार्य हाथ में लिए गए हैं। कल पहला दिन था, लगभग 1 दर्जन रास्तों का खुलासा जिले में हुआ, ऐसी सूचना हमें मिली है और हमने सभी राजस्व अधिकारियों को एक सूची देकर जो परिवाद समय समय पर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अन्य प्रकार से रास्तों के हमें प्राप्त हुए हैं, उनका समाधान करने के लिए कहा है और हमें आशा है कि जिले में सैकड़ों जो विवाद रास्ते के हैं उनका इस अभियान से मौके पर ही समाधान होगा, आम जन को राहत मिलेगी। गुजरात सरकार की जनहितकारी योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को कलीवा योजना के तहत निःशुल्क पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर परसराम चौधरी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हर महिला को समय पर साफ सुथरा और पोषण से भरपूर भोजन मिले। खाने में खिचड़ी, दूध, फल, दलिया और हरी सब्जियां दी जा रही है। वो राजस्थान सरकार की मंशा है कि जो डिलीवरी वाली प्रसूता महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल में ही डिस्चार्ज से पहले, जब तक हॉस्पिटल में रहती है, उनको पोषक तत्वों युक्त जो है पोषाहार इनको उपलब्ध करवाया जाए। इसमें जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा उसको सुबह नाश्ता, उसके बाद में दोपहर का खाना, शाम का खाना और रात्रि के समय दूध दिया जाता है। हमारी हॉस्पिटल की टीम द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है, क्वांटिटी का भी और क्वालिटी मेंटेन रहे,
ये हम इसको इंश्योर करते हैं। तो मरीज किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं? मरीजों को इस सरकार की योजना का बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि दूर दराज से मरीज हमारे यहाँ आते हैं जिनके लिए भोजन को मतलब घर से लेके आ पाना मुश्किल रहता है, और यहाँ हॉस्पिटल में वही भोजन जो घर का जो गुणवत्तापूर्ण भोजन है वो उनको मिल रहा है, तो इनकी पोषण स्तर में सुधार रहता है। नवजात शिशु है उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। अच्छा मिल रहा है खाना तो। क्या क्या आता है खाने में? सुबह तो दूध बिस्किट आता है और 11 बजे दलिया आता है, फिर शाम को दलिया आता है मीठा, फ्रूट आता है, केला आता है। तो क्या कहेंगे सरकार के लिए, आपको खाना आपको अच्छा मिल रहा है? अच्छा है खाना, सरकार अच्छी मदद कर रही है हमारी। जो आप अस्पताल में भर्ती हो, सरकार की जो योजना है केवा योजना, उसके तहत आपको खाना मिल रहा है, तो कैसे क्या कहेंगे सरकार के लिए? अच्छा है खाना। पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। इसी के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर थाने में उपखंड अधिकारी श्री यथार्थ शेखर और थाना अधिकारी प्रेमलता ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में लोगों से क्षेत्र में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई, साथ ही ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी सुनी गई। मुख्य सचिव महोदय ने की अध्यक्षता में एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने उपखंड क्षेत्रों में जो थाने हैं या बाकी एरिया है वहाँ पे आप सीएलजी मीटिंग करके सामाजिक सौहार्द बनाए रहने के लिए एक अपील करनी थी हमको। तो इसलिए मैंने अपील करी है अकबरपुर थाने पे आकर के। वहाँ पर मेरे साथ वहाँ के SHO श्रीमती प्रेमलता जी भी थी, और हमने सामाजिक सौहार्द कैसे बना रहे हैं, कैसे पुलवामा हमले के बाद कैसे परिस्थितियों को अच्छा रखा जा सके, कैसे माहौल अच्छा रखा जा सके किसी भी कस्बे, किसी भी गांव, किसी भी शहर का, उसके संदर्भ में आज चर्चा करी। और जो भी सरपंच महोदय थे या जो बड़े आमजन लोग थे उनसे बात करके हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी है। सर बांग्लादेशी घुसपैठ की भी, उसमें भी हमने बोल दिया है कि अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई इलीगल व्यक्ति बिना डेटा के, बिना किसी कार्ड के या बिना किसी आधार के अगर रह रहा है यहाँ पर ज़िले में, बिना जैसे कि सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है उसके पास या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसमें गांव वाले या कस्बे वाले उसको आइडेंटिफाई करके पुलिस को सूचित करने की बात है। आज अकबरपुर थाने में CLG की मीटिंग हुई, जिसमें जो देश में अब ज्वलंत मुद्दा चल रहा है पहलगाम, इसको लेके SDM साहब अलवर और SHO मैडम अकबरपुर में CLG सदस्यों की मीटिंग हुई, और इसमें कोई भी संदिग्ध गतिविधि इलाके में पाई जाए उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। कोई बांग्लादेशी या रोहिंगा यहाँ रह रहा है नाजायज़ रूप से, उसकी सूचना पुलिस को दें। इस तरह की बात CLG सदस्यों के साथ हुई, और आपस में सौहार्द बनाए रखें, आपस में कोई किसी तरह का तनाव नहीं हो, इसको लेके सभी CLG सदस्यों ने SDM साहब को और SHO मैडम को आश्वासित किया। राज्य सरकार के निर्देश पर आम लोगों की समस्याएं सुनने और जल्दी समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। मासलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मासलपुर में भारत निर्माण केंद्र पर ये जन सुनवाई जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और तुरंत हल के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कुछ मामलों में तुरंत कार्रवाई कर लोगों को राहत भी दी गई। डूंगरपुर जिले के कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेलोता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और उन्होंने अपनी समस्याएं व शिकायतें जिला कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों से तुरंत जानकारी लेकर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं चलेगी। नहीं रखता है, तो ऐसे माध्यम से रात्रि चौपाल के माध्यम से जहाँ पर सभी अधिकारीगण एक मंच पर उपस्थित होते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि अगर मुझे पशुपालन विभाग की किसी स्कीम के अगर बारे में जानकारी लेनी है तो वो कौन सा व्यक्ति है, कौन सा अधिकारी है जिससे जाके हम मिल सकते हैं और उस स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मंच होता है और मेरी ऐसी अपेक्षा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अटेंड करें और इस स्कीम का यहाँ पर उपस्थित हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारीगण जो उपस्थित हैं, समस्त ग्रामवासी और मीडिया के साथी सभी को नमस्कार। देखिए, जैसा अभी CO साहब बता रहे थे कि जो रात्रि चौपाल है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हम लोग समस्त अधिकारीगण हैं वो ग्राम पंचायत में जाएं और आपके बीच में बैठ के आपकी जो कंप्लेंट है उनको भी सुने, साथ ही साथ सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको भी आपके सामने रखें, और यदि कोई ऐसा पात्र व्यक्ति है जिसको किसी स्कीम में लाभ मिल सकता है परंतु किसी कारणवश अभी तक उस स्कीम में लाभ नहीं मिला है,
तो उसको स्कीम में ऐड कराया जाए, उसका नाम उसमें जोड़ा जाए ताकि उसको सरकार की स्कीम का लाभ। डूंगरपुर जिले में बागड़ गांधी वाटिका में जिला रसद अधिकारी श्री मणिलाल खींची ने जिले के सभी स्थान डीलरों की बैठक ली। इस बैठक में पीडीएस एनएफएसए में नए नाम जोड़ने, गिव अप अभियान, अन्नपूर्णा भंडार शुरू करने और आधार कार्ड की सीडिंग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलरों से कहा कि जो लोग नियमों के खिलाफ योजना का फायदा ले रहे हैं उनके नाम गिव अप अभियान के तहत एनएफएसए सूची से हटाए जाए। जिले के समस्त 562 उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से एनएफएसए अपील, जो नए लोग पात्र परिवार जुड़ना चाह रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए। दूसरा, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपात्र हैं मगर गेहूं ले रहे हैं, वो स्वेच्छा से सरकार ने गिव अप अभियान चलाया हुआ है मगर वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम गेहूं लेना बंद कर देंगे तो हमारी मेडिकल की अन्य सुविधाएं भी बंद हो जाएगी, तो वो लोग स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नाम लेने के लिए भी ये मीटिंग रखी गई है। इसके अलावा हमारी विभागीय कई निर्देश हैं, अभी अन्नपूर्णा भंडार चालू होने वाले हैं तो उसके बारे में भी प्राथमिक जानकारी इनको देनी है। साथ ही इनका कमीशन बकाया है, तो 4 महीने का कमीशन तो बिल बन गए, ट्रेजरी में चले गए, वो आज या कल में उनका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो पेमेंट है, जैसे बजट आता है वो पेमेंट भी इनका कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से डीलरों की यही मांग थी आज कि हमारा पेमेंट हमको समय पर मिल जाए ताकि हमको आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर एसडीएम श्री रामकिशोर मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवजलाल शर्मा के निर्देश पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की तैयारी की जा रही है। पेड़ों से न केवल ऑक्सीजन मिलेगी बल्कि अच्छी बारिश भी होगी। बहरोड के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री हंसराज यादव ने बताया कि नर्सरी में करीब 3,70,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे बारिश के मौसम में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। इस अभियान में औषधीय गुणों वाले गूगल के पौधे भी शामिल है, जो कोटपुतली बहरोड की खास पहचान है। हरियाणा राजस्थान को लेके राज्य सरकार से टारगेट और गाइडलाइन जारी हो चुकी है। उस संबंध में ब्लॉक लेवल की समीक्षा मीटिंग में सभी विभागों को जो उनको टारगेट दिए गए हैं उसको समय से पूर्ण करने के लिए और साथ ही उनकी जो आगामी मीटिंग से पहले जगह चिन्हित करने और उनके जो टारगेट है उससे संबंधित हमारी जो नर्सरी है वन विभाग की हमारे फॉरेस्टर साहब हैं उनको समय से सूचना दे दें ताकि हम समय से पहले उनको पर्याप्त मात्रा में और सही साइज़ के पौधे उपलब्ध करा सकें। साथ ही जो जगह चिन्हित करने का महत्वपूर्ण काम है उसको इसी वीक में कंप्लीट कर और गड्ढे खुदवाने का काम समय से चालू करवाएं ताकि बारिश आने के समय लेट ना हो और पौधे सही समय पे लगें और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के दिशा में। प्रधानमंत्री जी द्वारा लास्ट ईयर चलाई गई मुहिम एक पेड़ माँ के नाम व राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत नवनिर्मित जिला कोटपुतली बहरोड का 15 लाख पौधों का टारगेट है, जिसमें 7 ब्लॉक हैं। अपने यहाँ 3 ब्लॉक है जिनमें 6,30,000 पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं और 1 जुलाई से उनका वितरण के लिए आमजन और सरकारी संस्थाओं को कर दिया जाएगा। क्या फ़ायदा रहेगा? पब्लिक सरकार क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि ऐसे ही प्रोग्राम चला के लोगों को जन जागृति करके और दिल्ली एनसीआर के नज़दीक होने की वजह से इंडस्ट्री वगैरह का पोल्यूशन है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण पे ध्यान दिया जाए, सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि पर्यावरण के प्रति उन्होंने ऐसी योजनाएं तैयार करी हैं। राज्य सरकार के आदेश पर उपखंड अधिकारी श्री दिव्यांश सिंह ने छावनी के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले खाने की गुणवत्ता, साप्ताहिक मेन्यू, रसोई की सफाई और खाद्य सामग्री के भंडारण की विस्तार से जांच की। उन्होंने स्कूल स्टाफ को निर्देश दिए कि बच्चों को स्वच्छ, पौष्टिक और समय पर भोजन मिलना चाहिए। मैंने यहाँ छावनी स्कूल में मिड डे मील का और आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया, बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी किया। बच्चे जो उनको पोषाहार मिल रहा है उससे खुश थे, खाने की गुणवत्ता भी अच्छी थी। आंगनबाड़ी का जब मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि सामान थोड़ा अस्त व्यस्त था और साथ में रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थे, तो उन रजिस्टर्स को मेंटेन करने का और सामान को प्रॉपर तरीके से रखने का उनको निर्देश दिए। और आगे वापस से कुछ ही दिनों में वापस आके निरीक्षण करूंगा और इंश्योर करूंगा कि सारी चीज़ें जो भी मैंने निर्देश दिए हैं उनकी पालना हो गई।
राजस्थान में बढ़ती गर्मी और तापमान को देखते हुए भादरा जलदाय विभाग ने पेयजल संकट से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। अधिशासी अभियंता श्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने भादरा के लिए 1,18,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से बरवाली, भिरानी और मोमनबास में पानी की टंकियों की मरम्मत और डुंगराना में नई पानी की टंकी बनाई जाएगी। ये काम 17 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने भी भादरा के दोनों सब डिवीजनों के लिए 23 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे पुरानी पाइपलाइन और पंपों को बदला जाएगा। जल की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के द्वारा त्वरित गति से इस पर कार्रवाई की जा रही है और 25-26 के अंदर कंटीजेंसी वर्क के लिए अपने बिरानी, मोमनवास और बरवाड़ी और इनके अंदर डिग्गियों की रिपेयरिंग के लिए भी वर्क सैंक्शन किया है और डुंगराना में नया सीडर बार बनाने के लिए भी वर्क कार्य इसके अंदर राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 118 लाख के लगभग अमाउंट रुपए इसमें स्वीकृत किए हैं। इनके कार्यों के जो बिरानी, बरवाड़ी और मोमनवास में है, इनकी काम कार्यादेश हमने दे दिए हैं, इनके कार्य शुरू हो चुके हैं और डुंगराना में सीडर बार नया बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, जो 1-2 दिनों में इनको खोल के और अगले हफ्ते तक इनका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रही बात जो कलेक्टर साहब को हर प्रत्येक जिला कलेक्टर को दिए जाते हैं 1 करोड़ रुपए, अब की बार दिए, हर बार 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से भादरा विधानसभा के दोनों सब डिवीजन के लिए लगभग 30 लाख रुपए की राशि का कार्य इसमें स्वीकृत हुआ है, जिसमें पुराने पंप बदलने का कार्य है और एक जगह पे पाइपलाइन जो पहले से टूटी हुई, जो बार बार टूटती रहती है, पानी का लॉसेज ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी हमें उसको रिप्लेस करने के लिए स्वीकृत कराया गया है, जिनकी भी हमने निविदाएं लगा दी गई है। 15 मई तक ये सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा 24-25 के अंदर बजट घोषणा में जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र माननीय विधायक महोदय के लिए अनुशंसा पर 5 ट्यूबवेल और 10 हैंडपम्प दिए गए थे, वो कार्य हमने स्वीकृत कराकर काम पूरे करवा लिए गए हैं, जिनसे अभी ग्रामीणों को और शहरी वासियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 25-26 के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा वाइज माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा पर 5 नलकूप और 15 हैंडपम्प इसमें स्वीकृत करा लिए गए हैं। इनकी निविदाएं भी लगा दी गई है। शीघ्र ही इनके कार्यादेश जारी करके 15 से 20 मई के बीच तक हम इनको काम पूरा करवा के इनको पेयजल आपूर्ति में चालू कर दिया जाएगा। तो क्या ये माने कि मई महीने के बाद में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी कहीं पर भी? जी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी पेयजल के लिए नहर में पानी 2 तारीख से शुरू होने की संभावना है। उसमें अभी कलेक्टर साहब भी कल जाके आए हैं टोहाना हेड और काजल हेड पे, तो जो हमें निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से जैसे ही आगे ये हमारी अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी हैं, हमारे पास इमरजेंसी के लिए अगर कहीं आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी टैंकरों के लिए भी व्यवस्था है। अभी हमने एक जोगीवाला में ट्यूबवेल का भी हमने काम स्टार्ट करवाया है, उसकी जो अर्जेंसी के वर्क के ऊपर काम करवा दिया है, उसकी स्वीकृति भी हमें मिल चुकी है, टेंडर भी हो चुके हैं, उसके कार्य सबमिट करके कल हमने काम शुरू करवा दिया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, भादरा शहर के लिए जो स्वीकृत कार्य था 95 करोड़ के, जिसमेम पूरे भादरा शहर की योजना का जीर्णोद्धार करके उसको नवीन रूप देना था, उसकी मूल राशि 78.49 लाख रुपए की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। 8 तारीख को वो निविदा खोली जानी है। उसके लिए जो स्वीकृत आउटलेट है सागड़ा हेडवर्क्स पे, वो भी काम पूरा हो चुका है। अगली बार जब नहर चलेगी तो हमें सागड़ा हेडवर्क्स पे उसका 7 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी हमें उस हेडवर्क्स पे मिल जाएगा और जल्दी ही उसकी निविदा प्रक्रिया और आगे की करके उसके कार्यादेश करके कार्य को शुरू कर दिया जाएगा विदिन 1 या 2 मंथ। उसके बाद भादरा शहर की पेयजल समस्या का भी निराकरण कर दिया जाएगा स्थायी तौर पर।
नगर पालिका प्रशासन की ओर से फतेहपुर रोड स्थित मोक्षधाम का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है। अब वहां आने वालों के लिए छाया, पानी, बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियां, छायादार पेड़ और टीन शेड लगाए गए हैं। इसके अलावा कमरा और बरामदा भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सोच के अनुसार क्षेत्र में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मोक्षधाम में हरी घास, फूलों के पौधे लगाकर उसका सौंदर्य बढ़ाया जा रहा है। कस्बे के लोग इन कार्यों से बहुत खुश हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया है। नगर पालिका ने बढ़िया काम करा है। शमशान में पेड़ पौधा, पानी, लाइट, सबकी सुविधा है, अच्छी है। भजन लाल की सरकार अच्छी है। वाने बेचारे ने बहुत बढ़िया काम करो और हम तो जो कहें हे भगवान और आगे बढ़े बेचारों। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा चाहते हैं कि राज्य नशा मुक्त बने। इसी के तहत उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अब ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बीट कांस्टेबल को इलाके में नशे को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस भी इस काम में जुटी है। वे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के साथ साथ नशे के सेवन पर भी नजर रख रही है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्री राम मूर्ति जोशी ने बताया कि कई बार शादी समारोह में भी नशे का इस्तेमाल होता है। इसे रोकने के लिए उन्होंने सभी थाना अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। नशा मुक्ति का अभियान, चूंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि मारवाड़ में परंपरागत रूप से मादक पदार्थों का सेवन होता रहा है और विगत दिनों राज्य सरकार के निर्देश पर हमारे उच्चाधिकारियों ने लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध में अभियान चलाया है और बहुत खुशी की बात है कि जोधपुर ग्रामीण जिले में हमने अब तक की रिकॉर्ड कार्रवाई की है। कई जो मादक पदार्थ के गैंग्स हैं उनका हमने पर्दाफाश किया है और लगातार इसमें हम जो है प्रोएक्टिव कार्रवाई के अलावा सामाजिक सुधार का जो हमारे आयुक्त साहब ने एक अभियान अभी शुरू किया है, उस अभियान के निर्देशिका के अनुरूप गांव-गांव जाकर हर जगह मनोवार कार्यक्रम वगैरह जो होते हैं सामाजिक उत्सवों पे, उनके बारे में जागरूकता कर रहे हैं। मादक पदार्थ के सेवन नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे हम अपने आसूचना तंत्र को ग्रामीणों के सहयोग से प्रबल कर रहे हैं और उसका परिणाम है हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है और बहुत सारे केसेस में हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन आ रहे हैं। तो इस तरह से मादक पदार्थ का जो अभियान है इसको हम दो तरफा प्रोएक्टिव कार्रवाई, मादक पदार्थ के जो द्रव्य के सेवन करते हैं उनके खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा हुआ है और जो सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ भी अभियान छेड़ा हुआ है और ओवरऑल जागरूकता अभियान भी हम चला रहे हैं। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय समीजा कोठी में उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी ने सघन निरीक्षण अभियान के तहत अचानक दौरा किया। उन्होंने स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता देखी। साथ ही उन्होंने पोषाहार स्टोर की सफाई, फल वितरण, दूध की मात्रा, बर्तनों की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और स्टॉक की जांच की। इसके अलावा उपखंड अधिकारी ने स्कूल में चल रही परीक्षाओं का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे बदलाव हो रहे हैं। इसी दिशा में गांवों में भी शिक्षा के साधन बढ़ाने के लिए पुस्तकालय भवन बनाए जा रहे हैं। पुष्कर के पास कड़ेल पंचायत में हाल ही में एक पुस्तकालय भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने की एक अच्छी पहल है। जिला परिषद सदस्य श्री महेंद्र सिंह मझेवला ने बताया कि इस पुस्तकालय का उद्देश्य गांव के विद्यार्थियों, युवाओं और आम लोगों को पढ़ाई के लिए शांत और अच्छा माहौल देना है। इसमें विभिन्न विषयों की किताबें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार के निर्देशन पर जो पुस्तकालय योजना लागू की गई है, क्या कुछ आपके स्तर पर किया गया? हमने हमारी ग्राम पंचायत कड़ेल के रेवत गांव में एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से लाइब्रेरी की शुरुआत की है। वो लाइब्रेरी पिछले 3-4 महीने से अच्छी तरह से संचालित है। उसके हमने 2 खंड किए हैं, एक पंडित दीनदयाल खंड जिसमें लड़के अध्ययन करते हैं, एक अहिल्याबाई होलकर का खंड जिसमें बालिकाएं अध्ययन करती है। ये एक हमने अभिनव पहल की शुरुआत हमारी ग्राम पंचायत में की है। हमने उसी खेल मैदान में लाइब्रेरी की व्यवस्था की, हमने उसी खेल मैदान में दौड़ने का ट्रैक की व्यवस्था की, अच्छा प्लेग्राउंड की व्यवस्था की और हमने वहीं पे जिम की स्थापना करने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक ही जगह आने वाले बच्चों को अपना भविष्य निकालने का एक ही जगह अवसर मिलेगा। और अभी वर्तमान में उस लाइब्रेरी में 25 से 30 बच्चे प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं और अपने भविष्य के उज्ज्वल कर रहे हैं।
अभी राजस्थान सरकार ने इसी की तर्ज पर एक अटल पुस्तकालय के रूप में अभिनव शुरुआत करने जा रही है। उससे पूर्व हमने एक इस तरह का अच्छा अभिनव हमारी ग्राम पंचायत में किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा चलाई जा रही मंगला पशु बीमा योजना को लेकर हाल ही में कई अच्छे फैसले लिए गए हैं। इस योजना का मकसद पशुपालकों को आर्थिक मदद और सुरक्षा देना है। बाड़ी के राजकीय पशु चिकित्सक श्री उमाकांत त्यागी ने बताया कि अब इस योजना में गाय, भैंस, बकरी और अन्य घरेलू पशुओं का भी बीमा कराया जा सकता है। सरकार ने बीमा प्रीमियम पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ा दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सके। मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा मंगला पशु बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें कि सिर्फ पशुपालकों के एक जनाधार पर 2 पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब लॉटरी में जो चिन्ह चयनित हो गए हैं उनका मंगला पशु बीमा किया जा रहा है। हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करके सर्वेयर द्वारा उनको पॉलिसी इशू करा दी गई है और इस समय बाड़ी में 789 बीमा हो चुके हैं जो अनवरत अब चलते रहेंगे और आज दिनांक तक लगभग 450 पशुपालकों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें कि मंगला पशु बीमा में किसी भी कोई कैजुअलिटी होने पर पशु को 40,000 का अधिकतम राशि प्राप्त होती है, जिसमें कि गरीबों को अपनी रोजी रोटी चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाई चांस अगर कुछ हो जाता है इनको या कैजुअलिटी में या ख़त्म हो जाते हैं या फिर जैसे कि लाइट से, प्राकृतिक आपदा से या बीमारी से पशु की मृत्यु होने पर गवर्नमेंट द्वारा इसमें मंगला पशु बीमा में 40,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। पशुपालकों को बीमा कराने के लिए क्या क्या कागजात और क्या उपलब्ध कराना पड़ता है? पशुपालकों को बीमा कराने के लिए केवल और केवल जनाधार की जरूरत होती है। उससे कि एक जनाधार पर अभी तक 2 रजिस्ट्रेशन हुए थे, 2 पशु के। इसका कोई शुल्क भी लगता है? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर आप ई मित्र वगैरह पर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, वैसे तो इस बार तो हमने विभाग से ही किए हैं, सबसे तो निःशुल्क किए हैं। अगर ई मित्र पर जा रहे हैं तो वो 10-5 रुपये ले सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण पुलिस प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन तेजी से कर रही है। जहां जहां ये मजदूर काम कर रहे हैं वहां के पुलिस थानों में उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस वेरिफिकेशन के तहत मजदूरों के आधार कार्ड, बैंक डिटेल, निवास प्रमाण पत्र आदि की जांच हो रही है ताकि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सके। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्री राम मूर्ति जोशी ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके। घटना के बाद कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशीलता अपने आप में महत्वपूर्ण है और चूंकि जोधपुर मारवाड़ सीमावर्ती क्षेत्र पड़ जाता है तो सामरिक दृष्टि से भी संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इस दृष्टि से हमने चूंकि कई बार कई असामाजिक तत्व जो भावनात्मक संवेदनाएं होती है उनका प्रयोग करके, दुरुपयोग करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है, तो इस लिहाज से हमने सांप्रदायिक दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ फिक्स विकेट लगाए। सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों की निगरानी कर रहे हैं और जो असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पे या ग्राउंड लेवल पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं उन पर हम हर संभव उपाय से उनकी निगरानी कर रहे हैं। और जहाँ तक अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान का सवाल है, हम लगातार हमारी सभी जो एजेंसीज है, हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, आसूचना अधिकारी है, थाना पुलिस है और डिप्टी स्तर पे इवन हमने हमारी डीएसटी को भी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। और जो भी बाहर के मजदूर, विशेषतः पश्चिम बंगाल के मजदूर अपने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में यदि कहीं कार्य करते हुए मिलते हैं तो उनके दस्तावेज सत्यापन, उनसे पूछताछ और उनका साइबर एनालिसिस वगैरह सारा अभियान हमने एक चला रखा है। और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि पूर्ण संवेदनशीलता और समर्पण के साथ यदि कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ रहता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिनाख्त करके आगे उसकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू करवाई। हमारे मुख्य रूप से मोटे तौर पे जो पश्चिम बंगाल के रहने का दावा कर रहे हैं लोग और उनके पास दस्तावेज भी पश्चिम बंगाल के हैं, वो अपने मुख्य से भिलाड़ा, पिपाड़ और भोपालगढ़ में पाए गए हैं। ये मुख्य रूप से ज्वेलरी के व्यवसाय
में मजदूरी के काम से जुड़े हुए हैं, तो इनकी हम अभी विशेष रूप से इन पर फोकस करके हमारी जांच कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर 7 जिलों आप एसपी रहे, तो आपको लगता है उसका खौफ है कि 009 आजकल निष्क्रिय है, लॉरेंस गैंग के गुंडे निष्क्रिय हैं, क्या ऐसा कमाल है कि सब गुंडे शांत बैठे हैं? नहीं, हमारे आईजी साहब के द्वारा जो विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं और जिला पुलिस और डीएसपी और रेंज की टीमें लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ संगठित रूप से और समन्वित रूप से जो कार्रवाई कर रही है, उसका परिणाम है कि आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त हुए हैं और हम इस क्षेत्र में लगातार ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। इसके संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी और उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिए और हमारी जो इंटेलिजेंस ब्रांच है उससे भी हमको विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन दिशा निर्देशों की पालना में हम जो इनके सत्यापन की प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। अभी हमारी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और हमने इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही इस बारे में आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे। सर, अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो है सत्यापन में आधार काम दिया जाता है और आधार फर्जी बनता है, ऐसे में क्या ये बड़ी चुनौती नहीं? उसका भी हमारे पास कुछ वे आउट है, उसके भी हम जांच को आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ दस्तावेज के आधार पर ही जांच नहीं कर रहे हम, और जांच के हमारे पास अन्य माध्यम भी है, अन्य तरीके भी हैं, उन सबका वो उपयोग कर रहे हैं। और चूँकि ये कार्य थोड़ा जटिल और कॉम्प्लेक्स है तो इसमें 1-2 दिन का वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी के तहत शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है उन्हें आंगनबाड़ी या स्कूल में दाखिला दिलाया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी के शिक्षक श्री संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 15 अप्रैल से डिजिटल प्रवेश उत्सव शुरू हुआ है, जिसमें आंगनबाड़ी के सभी बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन किया जा रहा है। प्रधानाचार्य श्री जयदेव चरण ने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेश पर शिक्षकों को घर घर सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है और अब प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आसानी से पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत विद्यालय के शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है और जो अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और साथ साथ में जो है वो साक्षरता का सर्वे भी किया जा रहा है। जो असाक्षर है उन सभी के डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और उल्लास ऐप के माध्यम से उनको भी ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी 15 अप्रैल से हमारे विद्यालय में प्रवेशोत्सव शुरू हुआ है, जो कि हमेशा की भांति है, लेकिन इस बार डिजिटल प्रवेशोत्सव चल रहा है। मतलब हमें जो आंकड़े प्राप्त होंगे, जो घूमने से हम हमारे घर घर सर्वे करेंगे, हम उसके जो आंकड़े हैं वो सब हमको कंप्यूटर पर चढ़ाने हैं, ताकि जो प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त हों और हम सत्यता की तरफ बढ़ें। हम तब से लगातार जो हमें समय मिल रहा है विद्यालय के अतिरिक्त, उस समय में हम वार्ड में अपने अपने जो वार्ड अलॉट हैं उसमें जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के चिकित्सालयों में महत्वाकांक्षी निःशुल्क जांच योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क जांच हो रही है। प्रदेश में हर महीने लाखों मरीज योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। 36 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती हैं, जिससे मरीजों को आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ रहा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस योजना से हर साल लाखों गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को लाभ मिलता है। दीघाना पंचायत समिति के वीसी हॉल में विधायक श्री अजय सिंह किलक ने विद्युत और जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। विधायक ने गर्मी के मौसम को देखते हुए दोनों विभागों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगले 2 महीने तक क्षेत्र में बिजली पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों की मांग पर भजनलाल सरकार ने बजट सत्र में बींज बायला के पास 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाने के आदेश दिए थे। अब इस सीसी रोड का काम शुरू हो गया है, जिसमें 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। प्रदेश के अन्य खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।